सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके। हम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 9th की साइंस में फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट दैट इज मोशन की होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले भी हम इस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये इसको आप रिवीजन पार्ट भी समझ सकते हैं या फिर एक बार दोबारा चैप्टर करें, ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नेम है मोशन। क्लास 7th में आपने ये वर्ड एक बार सुना था, रेस्ट और मोशन के बारे में, जब आपने पढ़ा था कि रेस्ट मीन्स when the position of an object doesn't change with surrounding, or we can say when the position of the object does not change with the time। ये हमने पढ़ा था क्लास 7th में कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे एक पत्थर कहीं पर रखा हुआ है, वो रखा ही हुआ है, 10 मिनट बाद देखो वहीं पड़ा है, 15 मिनट बाद देखो वहीं पड़ा है, तो उसकी जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब अगर वहां पर कोई और इंसान बैठा है वो देख रहा है, उसके हिसाब से वो पत्थर चीज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। टाइम के अकॉर्डिंग देखें 10 15 20 मिनट बाद पत्थर वहीं पड़ा है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब वो किस में है? रेस्ट में है। फिर हमने बात की थी मोशन की। हमने क्या कहा था? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद द सराउंडिंग। मान लीजिए कोई एक बच्चा बाईसाइकिल चला रहा है, ठीक है। अब एक बच्चा बाईसाइकिल चला रहा है, उसके कहीं किसी उस पे, मान लीजिए कहीं एक आदमी कहीं बैठा है उसके आसपास ही, ठीक है। मान लीजिए गार्डन में बैठा, बच्चा बाईसाइकिल चला रहा है। अब जो गार्डन में बैठा आदमी वो देख रहा है कि बच्चे की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो उस आदमी के हिसाब से वो बच्चे की पोजीशन चेंज हो रही है। इसके अलावा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है। पहले यहाँ था, 1 मिनट बाद वहां था, 1 मिनट बाद वहां था, तो पोजीशन चेंज हो रही है रेगुलरली। उसे हम क्या कहते हैं? वो किस में आ चुका है? मोशन में। यही बोलेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट किस में आ चुका है, वो बाईसाइकिल किस में है? मोशन में। टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मान लीजिए उस देखा गया 9 बजे वो बाईसाइकिल वहां थी, 9 बज के 1 मिनट पे वो दूर चली गई, इसका मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मोशन। ये था क्लास 7th का कंसेप्ट। क्लास 9th में थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा। जहां हम सराउंडिंग या टाइम कहते थे, वहां पर अब हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ये जो सराउंडिंग है ये चेंज हो जाएगा वर्ड रेफरेंस पॉइंट से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप कहाँ पर हैं? मुश्किल है बताना कि आप कितनी दूर है, किससे, कहाँ पे हैं, मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसे तो कह सकता हूँ कि आप टेम्पल से 5 किलोमीटर दूर है। आप टेम्पल से ईस्ट या वेस्ट में 5 किलोमीटर दूर है, तो ये टेम्पल के हिसाब से मैंने आपकी पोजीशन बताई है ना, अकॉर्डिंग टू टेम्पल मैंने आपको रिलेट किया है ना। तो ये टेम्पल एक तरह से यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है। मैं ये भी कह सकता था कि ये मान लीजिए स्कूल है, यहाँ से बच्चे का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, इतनी दूर है ये। अब स्कूल के हिसाब से भी बता सकता हूँ, टेम्पल के हिसाब से भी बता सकता हूँ। स्कूल भी रेफरेंस पॉइंट है, टेम्पल भी रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसके हिसाब से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं कि वो कहाँ पर है। स्टूडेंट्स, अब जरा ये डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं, जो भी हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, रेस्ट, मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट। देखो, रेफरेंस पॉइंट की मेन डेफिनेशन अब क्या गई? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अभी मैंने समझाया था, जैसे टेम्पल के हिसाब से आपकी दूरी, ठीक है। द पॉइंट फ्रॉम विच, वो पॉइंट जिसके हिसाब से द लोकेशन इज ऑब्जर्व्ड, किसी दूसरे की लोकेशन को पता लगाया जाए और फिर उसको मेजर भी किया जाए, उसे बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मेरे एग्जांपल में रेफरेंस पॉइंट वहां उस हिसाब से टेम्पल था और दूसरे के हिसाब से वो स्कूल भी था, ठीक है। रेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। वो आप पढ़ते थे सराउंडिंग, अब पूरी सराउंडिंग को हम एक रेफरेंस पॉइंट कह देंगे। अब ये नहीं है कि सारा कुछ देखेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर उसकी पोजीशन मान लो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो किस पे है? रेस्ट पे है, टाइम के साथ साथ साथ। और अगर उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज इन मोशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब देखिए, जो रेस्ट एंड मोशन है, दे आर इंटररिलेटेड टर्म्स, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नथिंग इज एट एब्सोल्युटली रेस्ट एंड नथिंग इज एट एब्सोल्युटली मोशन। हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये चीज सच में रेस्ट में है या ये मोशन में कंप्लीटली, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। विदाउट ऑब्जर्वर हम रेस्ट और मोशन को बता ही नहीं सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो आप रेस्ट में या मोशन में, वो मैंने टेम्पल के हिसाब से बताया, उसके स्कूल के हिसाब से आपका डिस्टेंस बताया, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए, ये बस है, मान लीजिए ये राइट की तरफ जा रही है, इस तरफ ये बस जा रही है। ये पेड़ है, पेड़ के हिसाब से बस किस में है? मोशन में, ठीक है। अब अगर बस इधर जा रही है तो उसको पेड़ किधर जाते दिखाई देंगे? दूसरी तरफ। आपको जानते हैं, बस या ट्रेन में ट्रेवल करें या कार में भी, अगर कार आपकी
आगे की तरफ जा रही है तो जो साइड में पेड़ लगे होते हैं ग्राउंड पे वो आपको लेफ्ट बैकवर्ड आते दिखाई देते हैं, पीछे की तरफ आते दिखाई देते हैं, जबकि पेड़ मूव नहीं कर रहे होते, पर फिर भी हमें बस में बैठे या ट्रेन में बैठे लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कि वो ना मूव करते हुए भी हमें लग रहा है मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आप बस के पैसेंजर्स के हिसाब से देखेंगे तो वो बाहर वाले पेड़ मूव कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो नहीं मूव कर रहे। ठीक है। और वही पेड़ के पास कोई अगर आदमी कोई खड़ा है, उसके लिए तो पेड़ रेस्ट पे ही है, पेड़ मूव कर ही नहीं रहा। लेकिन जब जब वो पर्सन बस के अंदर बैठता है फिर उसको पेड़ मूव करता दिखाई देता है। तो तभी मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट पे और दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। अब ये बस में एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक रोबर है, कोई मान लीजिए कोई चोर बस में घुस गया, उसने कहा सबको कहा हैंड्स अप, खड़े हो जाइए और स्टिल बिल्कुल सीधे रहिए, मतलब कोई हिलेगा नहीं, ऐसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा मूवी में। अब कोई भी पर्सन हिल नहीं रहा, तो रोबर के लिए वो सारे किस में अरेस्ट में पर्सन, क्योंकि वो कोई भी नहीं हिल रहा। लेकिन रोबर के हिसाब से, चोर के हिसाब से सारे किस में है, रेस्ट में। ठीक है। लेकिन जो अगर कोई पर्सन बाहर है बस के या पेड़ के पास खड़ा, उसके लिए तो बस मूव कर रही है। अब देखो रोबर के लिए वो पर्सन रेस्ट पे है, बस से बाहर जो लोग खड़े हैं वो तो बस को चलता देख रहे हैं, तो उनके लिए तो पर्सन भी चल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि नथिंग इज एट रेस्ट एंड नथिंग इज इन मोशन। ठीक है। स्टूडेंट्स, बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई चीज कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं होती। इवन आइंस्टाइन ने कहा था नथिंग इज एट रेस्ट एंड नथिंग इज इन मोशन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, कहां से आप देख रहे हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। इस बात को आप समझ लीजिए। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं इसको समझने की। अगर दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है, अगर दो ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। और अगर उनकी स्पीड में डिफरेंस है, मान लीजिए एक 60 की स्पीड से जा रहा है, एक 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 40 वाले के लिए 60 वाला मोशन में है। और किस स्पीड से जा रहा है वो, 60 से नहीं। मान लीजिए एक कार ट्रेवल कर रही है 60 की स्पीड से। ठीक है। आप रोड पे खड़े, आपने देखा एक कार 60 की स्पीड से जाती हुई और एक कार 40 की स्पीड से जाती हुई, आपके लिए वो दोनों मोशन में है। ठीक है। और जो कार 40 की स्पीड से जा रही है उसके लिए 60 की स्पीड वाली कार मोशन में है। ठीक है। क्योंकि उसकी स्पीड उससे ज्यादा है, 20 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। अगर दोनों कार 60 मीटर पर सेकंड से जाएंगी तो आपके लिए तो दोनों मोशन में है, लेकिन दोनों आपस में मोशन में नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में मानी जाएंगी। मतलब स्पीड में डिफरेंस होना जरूरी है, तभी दो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो किस में है, मोशन में। अगर उनकी स्पीड सेम है तो उन्हें कहा जाता है वो रेस्ट में है। एक 60 से जा रही है, एक 40 की स्पीड से जा रही है, तो 40 वाली के लिए जो 60 वाली है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, क्योंकि 40 तो उसकी खुद की भी है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है बार बार, उसे हम बोलते हैं कि वो कौन सा मोशन है, कर्वी लीनियर मोशन। याद रखिएगा, कर्वी लीनियर मोशन, कर्व्ड पाथ है ना। उसके मतलब रोटेटरी मोशन, आपने देखा होगा अगर आप इस चीज के चारों तरफ ऐसे घूम ही जा रहे हैं, मतलब वो फिक्स पॉइंट हो गया, वो तो नहीं हिल रहा, लेकिन आप उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो जो मोशन उसे बोला जाता है रोटेटरी मोशन। याद रखिएगा, रोटेटरी मोशन, किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूमना। एक पीरियोडिक मोशन भी होता है जो कुछ टाइम बाद रिपीट होता है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अब आप देखिए, सर्कुलर पाथ में मूव करना रोटेटरी मोशन को कहते हैं, क्योंकि सेंटर फिक्स हो गया, उसके चारों तरफ आप मूव कर रहे हैं। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो। आपने पेंडुलम देखा होगा क्लॉक का, इस तरह से, ये इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो। इट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन अराउंड अ मीन पोजीशन। किसी एक, जब वो रेस्ट पे होता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं पेंडुलम की, और फिर वो इस तरह से ऐसे ऑसिलेट करता है, इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह से। और जब ऑसिलेटरी मोशन की स्पीड बढ़ जाती है उसे हम बोल देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। इस तरह से ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन होता है ना, ऐसे इस तरह से, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है जब ऑसिलेटरी मोशन की स्पीड बढ़ जाती है। आपने स्ट्रिंग देखी होगी गिटार की, आप ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दीजिए, इस तरह से वाइब्रेट करती है। ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं मोशन की। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं उनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उस जो ब्रांच है फिजिक्स की,
उसे बोला जाता है मैकेनिक्स। देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते हैं उनकी स्टडी हम कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट मोशन में उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप मोशन वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की ही एक टाइप है, ठीक है। विद एंड देयर रिस्पॉन्स टू फोर्स, कि फोर्स लगने से उनमें क्या चेंज आएगा वो भी इसमें कंसीडर आपने करना होता है। देखो एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ए स्केलर क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू होगी, जैसे अब मैं कहता हूं मान लीजिए 50 किलोग्राम, अब ये 50 वैल्यू है, किलोग्राम यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन तो नहीं ना चाहिए, अगर आपका 50 किलोग्राम मैं बोल रहा हूं, मुझे डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड होगा, अप्रोप्रिएट साइन होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और वेक्टर क्वांटिटीज, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। और स्केलर में एग्जांपल थे आपके मास या फिर डिस्टेंस। ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए अभी से मैं डिटेल में नहीं बता रहा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें स्केलर और वेक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर दैट। ओके।